अस्सलाम वालेकुम। MD-CAT 2026 में डायग्राम से रिलेटेड MCQs आना गारंटीड है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो डायग्राम शेयर करूंगी जो हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। ये वो डायग्राम्स हैं जो पिछले 5 सालों से MD-CAT पेपर में बार बार आई हैं। अगर MD-CAT में आप लोगों को फुल मार्क्स चाहिए तो ये डायग्राम्स लाजमी करना। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डायग्राम्स को वन बाय वन करके और इनका आप लोगों ने स्ट्रक्चर और फंक्शन देखना है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हमारे पास पहली जो डायग्राम है वो है जी माइटोकॉन्ड्रिया की। ये हमारे पास चैप्टर सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन से ली गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों ने जो है वो कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन में आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारे पास ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसकी शेप आप लोग देख रहे हो, ये रॉड शेप होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। इसकी आउटर और इनर मेम्ब्रेन एक दूसरे से डिफर होती है। आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये परमिएबल होती है, ठीक है ना। इसके अलावा ये स्मूथ है और इसके अंदर आप लोगों को क्या दिखते हैं, पोर्स दिखते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पोरिन्स कहते हैं। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो जिस तरह से हमारे पास हमारा एक नॉर्मल सेल होता है उसकी जो कंपोजिशन होती है, सेम हमारे पास यहाँ पर भी वही चीज़ें होती हैं जैसे कि लिपिड और प्रोटीन, लेकिन कंपोजिशन में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। जैसे कि लिपिड है, लिपिड यहाँ पर आपको 40% दिखता है, प्रोटीन है, प्रोटीन आपको 60% दिखती है। अगर मैं आप लोगों को आउटर मेम्ब्रेन का फंक्शन बताऊं तो इसका फंक्शन क्या होता है, टू फिल्टर बिगर मॉलिक्यूल, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को क्या दिख रहे हैं, पोरिन्स देखते हैं। अब बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन पर। इनर मेम्ब्रेन को देखें तो ये फोल्डेड होती है। आप लोग ये वाइट कलर में जो फोल्डेड मेम्ब्रेन देख रहे हो, बेसिकली ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है, ये फोल्डेड होते हैं और इसके जो फोल्ड होते हैं ना, ये वाले, ये आप लोग ये फोल्ड देख रहे हो, ठीक है। इस फोल्ड को हम क्या कहते हैं, सिस्टर्ने कहते हैं और ये रिजिड होती है, ठीक है ना। रिजिड क्यों होती है? क्योंकि उसके ऊपर आप लोगों को बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। आउटर मेम्ब्रेन क्या थी, ये परमिएबल थी, मतलब क्या है कि ये किसी को भी हम जो है वो आने जाने दे रही थी। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, ये कुछ ही सब्सटेंसेस को क्या करेगी, रेगुलेट करवाएगी। कंपोजिशन की बात करें तो सेम हमारे पास जो आउटर मेम्ब्रेन में जो हमारे पास कंपोनेंट थे, लिपिड था और प्रोटीन था, यहाँ पर भी वही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन में फ़र्क होगा। लिपिड जो है वो 20% मिलेगा और प्रोटीन जो है वो 80% मिलेगी। और यहाँ पर जो इनर मेम्ब्रेन होता है ना, यहाँ पर आप लोगों को F1 पार्टिकल्स दिखते हैं। ये जो आप लोग यहाँ पर माचिस की तीली की तरह के ये वाले जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोगों को दिखते हैं। ये इनको F1 पार्टिकल कहा जाता है। बेसिकली ये इंजाइम होता है जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ATP सिंथेज कहते हैं और इसका काम क्या होता है कि ये ATP को जनरेट करवाता है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम बात करें कि इसकी कि हमारे पास इनर और आउटर मेम्ब्रेन में एक स्पेस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इसके अलावा इसके मैट्रिक्स की बात करें तो इसके मैट्रिक्स में आप लोगों को क्या दिखता है, ये आप लोगों को यहाँ पर DNA भी दिखता है, ठीक है। आप लोगों को DNA दिखता है, आप लोगों को एंजाइम दिखता है, आप लोगों को राइबोसोम भी दिखता है, लेकिन वो 70S का दिखता है। अब 70S के राइबोसोम की वजह से यहाँ पर इसको जो है वो रिजेम्बलेंस दी जाती है कि ये पहले कभी बैक्टीरिया हुआ करता था। अब अगर मैं आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के बारे में बताऊँ तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्रेब्स साइकिल को जनरेट करवाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी यहीं पर होती है, ठीक है ना। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी यहाँ पर होती है। तो ये हमारे पास क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। तो मैंने आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा दी। नेक्स्ट डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर यहाँ पर पहुंच चुके हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दो। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो भाई, ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम ना आप लोगों को दो तरह से फ़ायदा दे सकता है। अगर आप लोगों ने इसको कर लिया ना तो ये आपके 2 चैप्टर को कवर करेगा। पहला, ये सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में ये वाला टॉपिक है, और फिर अगर आप लोग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कर रहे हो तो वहाँ पर भी लास्ट में ये टॉपिक दिया हुआ है। तो अगर ये टॉपिक आप लोगों ने कर लिया तो आप लोगों के 2 चैप्टर के 2 टॉपिक कवर होंगे एक टॉपिक को करने से। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो तो हमारे पास क्या होता है, एक सेल होता है, ठीक है। अगर सेल की बात करें तो उसमें यहाँ पर आपको न्यूक्लियस दिखता है। न्यूक्लियस में बहुत सारे क्या होते हैं,
क्रोमोसोम होते हैं, तो हम यहाँ पर जो है वो किसी एक क्रोमोसोम को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और इसको देखते हैं। अब मैं आपको बताऊँ तो क्रोमोसोम ना बिफोर सेल डिवीजन ये यूँ इस तरह से क्या होता है, थ्रेड लाइक होता है। ये आप लोग ये देख रहे हैं, जिसको हम नाम क्या दे देते हैं, क्रोमैटिन का नाम दे देते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे सेल डिवीजन हो रही होती है तो सेल डिवीजन के दौरान यही क्रोमैटिन अपने आप को क्या कर लेता है, कॉइल कर लेता है और यहाँ पर कंडेंस हो जाता है, और इस कंडेंस फॉर्म को फिर हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। राइट, ये आप लोगों को समझ आ गया। अब अगर मैं आप लोगों को क्रोमोसोम का जो है वो स्ट्रक्चर बताऊं तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ये है कि आप लोग अगर देखो तो यहाँ पर आप लोगों को ना एक कंस्ट्रिक्शन दिखाई देती है, एक हमारे पास जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, और उसका नाम हमारे पास क्या है जी, सेंट्रोमेयर, इसका हम यहाँ पर नाम लेते हैं। अब इस सेंट्रोमेयर को देखो तो इसके अराउंड आप लोगों को 4 बाजू दिखते हैं, ठीक है ना, क्या दिखते हैं, 4 बाजू। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। और यहाँ पर इन बाजू को हम क्या कहते हैं, एक बाजू को हम कहेंगे क्रोमेटिड, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कहेंगे, 2 बाजू को जब हम लेते हैं इकट्ठे तो उसको हम यहाँ पे क्या नाम दे देते हैं जी, सिस्टर क्रोमेटिड का। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा भी आप लोगों को एक और कंस्ट्रिक्शन दिखती है। अगर मैं क्रोमोसोम बनाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये यूं करके इस तरह से, ठीक है, ये यूं करके इस तरह से आपको क्या दिखती है, यहाँ पर ये वाली जो आप लोग कंस्ट्रिक्शन देख रहे हो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। और यहाँ पर एक स्पेशल साइट होती है NOR, यानी कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ये वो जगह होती है कि जहाँ पर जो सारी इंस्ट्रक्शन होती है ना वो न्यूक्लियोलस को बनाने के लिए यहाँ पर पड़ी होती हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है कि वो राइबोसोम को बनाता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन थी ना, ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी है और ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी है। तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं ना तो इसकी डिफरेंट शेप होती हैं। अगर तो हमारे पास प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बिल्कुल हमारे पास क्या हो, सेंटर में हो तो उसको हम कहेंगे मेटासेंट्रिक। अगर सेंटर से थोड़ा सा ऊपर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक। और अगर यहाँ पर हमारे पास लास्ट पोर्शन से थोड़ा सा नीचे की तरफ हो तो एक्रोसेंट्रिक, और बिल्कुल टिप पर हो तो हम इसको क्या कहते हैं, टीलोसेंट्रिक कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे पास हमारे क्रोमोसोम होते हैं ना, इनकी ये जो हमारे पास क्या होती है, एंडिंग पोर्शन होते हैं, ये यूं कहें जो इसकी टिप होती है ना, यहाँ पर आपको एक प्रोटेक्टिव कैप मिलती है। उस प्रोटेक्टिव कैप को हम क्या नाम दे देते हैं जी, टीलोमेयर का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम था, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो क्रोमोसोम होता है वो बना हुआ किस चीज़ से होता है जी, 2 मेन चीज़ें होती है यहाँ पर एक क्रोमोसोम को बनाने के लिए। एक हमारे पास क्या होता है, DNA होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन होता है। DNA को देखो तो ये हमारे पास क्या होता है कि 50 to 60%, या यूँ कहें कि ये 60% हमारे पास क्या होता है, DNA होता है। प्रोटीन की बात करें तो 30 to 40% प्रोटीन होती हैं, जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन वगैरह। और कुछ नॉन प्रोटीन भी होती हैं जो कि 5 to 10% यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो हमारे पास एक लंबा सा थ्रेड है जिसको हम क्या कह रहे हैं, DNA कह रहे हैं, ठीक है ना। DNA का जो बेसिक यूनिट होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर समझिए कि जो DNA होता है ना, DNA जो है वो स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर एक प्रोटीन है जिसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, रैप कर लेते हैं और एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम, इसको हम यहाँ पर स्ट्रक्चर का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं आप लोगों को मज़ीद DNA के अंदर डीपली लेकर जाऊँ तो DNA का हमारे पास अगर यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें तो यूँ इस तरह से होता है। अब DNA के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। ये DNA का वो सेगमेंट होता है जिसके ऊपर स्पेशल इंफॉर्मेशन पड़ी होती हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन कैरी होती हैं। अब अगर मैं आप लोगों को DNA के बारे में बताऊँ तो DNA जो है इसके अंदर आप लोगों को फिर क्या दिखते हैं, आप लोगों को 2 स्ट्रैंड इसके अंदर दिखते हैं, राइट लेफ्ट, ठीक है। ये 2 स्ट्रैंड है और दरमियान में आप लोगों को यूँ इस तरह से जैसे सीढ़ियों के स्टेप होते हैं तो ये यूँ इस तरह से आप लोगों को बेसिस मिलती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजिनस बेसिस। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो लेडर लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। अब नाइट्रोजिनस बेसिस की बात करें तो इसके अंदर 2 तरह की नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं। पहली हमारे पास होती है जी प्रीमिडिन,
ठीक है। अब यहाँ पर ये सिंगल रिंग होती है और इसके अंदर हमारे पास क्या इंक्लूड होता है, साइटोसिन है, थायामीन है और हमारे पास यूरासिल है। और दूसरी होती है हमारे पास प्यूरिन। प्यूरिन डबल रिंग होती है, इसमें एडेनिन और गवानिन यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। मज़ीद अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि ये जो हमारे पास डीएनए होता है, जैसे कि मैंने कहा कि इसका बेसिक यूनिट क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पर देखें कि ये यहाँ पर इसके अंदर इसके स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ इसका हमारे पास क्या होता है, शुगर होता है। दूसरी चीज़ इसका नाइट्रोजनस बेस होती है और तीसरी चीज़ इसकी यहाँ पर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो क्या होता है जी, नाइट्रोजनस बेसिस होती है, शुगर के कार्बन नंबर 1 पर अटैच होती हैं और जो फॉस्फेट होता है वो कहाँ पर अटैच होता है, कार्बन नंबर 5 पर अटैच होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो डीएनए होता है ना, इसके स्टैंड किस तरह से बन रहे होते हैं। यहाँ पर देखें कि इसके जो स्टैंड होते हैं ना वो एंटी पैरेलल होते हैं। यानी कि एंटी पैरेलल बोले तो क्या कि एक जो स्टैंड होगा वो 5 to 3 एंड होगा और दूसरा 3 to 5 एंड होगा। और ये जो दोनों स्टैंड होते हैं आपस में किस चीज़ से कनेक्टेड होते हैं, आपस में यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। इनसे यहाँ पर क्या होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं। अब किस तरह से जुड़े होते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि जो पहला स्टैंड है जैसे कि 5 to 3 एंड है, इसमें यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि फॉस्फेट शुगर, एक शुगर का दूसरे शुगर से जो बॉन्ड है वो किस चीज़ से बना हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप से बना हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होगी इसके स्ट्रैंड और फिर दरमियान में यहाँ पर ये इसकी नाइट्रोजनस बेसिस दूसरी नाइट्रोजनस बेसिस के साथ अटैच होगी। अब नाइट्रोजनस बेसिस भी क्या है कि ख़ास तरीके से यहाँ पर अटैच होती हैं, एक दूसरे से बॉन्ड बनाती हैं। ये नहीं है कि किसी भी नाइट्रोजनस बेस को किसी नाइट्रोजनस बेस के साथ हम यहाँ पर लगा देंगे, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ आती है और उसके अंदर डबल बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है हमारे पास 2 नाइट्रोजनस बेसिस को मिलाने के लिए। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बनेंगे, एडेनिन और थायामीन को मिलाने के लिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। इसी तरह से हमारे पास गवानिन साइटोसिन के साथ यहाँ पर क्या करती है, बॉन्ड बनाती है और जब ये मिलते हैं तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बनते हैं। अब ये हमें किसने बताया था कि एडेनिन थायमिन के साथ आएगी और गवानिन साइटोसिन के साथ आएगी, ये हमें बताया था अरविंद शारगाफ ने। ठीक है ना, उसका आप रूल पढ़ते हो तो ये उसी ने हमें यहाँ पर बताया था। ठीक है। अब जैसे कि हमने कहा कि इसका एक स्ट्रैंड 5 to 3 है और दूसरा हमारे पास क्या है 3 to 5 एंड है। तो एक स्ट्रैंड में हम शुगर का जो मॉलिक्यूल होगा बिल्कुल सीधा रखेंगे और दूसरे स्ट्रैंड में हम इसको क्या कर देंगे, उलट कर देंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या है कि जो डीएनए है उसका स्ट्रैंड हम बनाते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पर कि जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम की यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास वो क्रोमोसोम होता है जिसकी ओपन कन्फिग्रेशन होती है, यानी कि उसके जीन जो है यहाँ पर वो विजिबल होते हैं। जीन विजिबल हैं तो उसका मतलब क्या है कि वो एक्टिव है, एक्टिव है तो वो फिर क्या कर सकेगा, काम कर सकेगा। दूसरा होता है हमारे पास हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है ना, हेटेरोक्रोमैटिन हमारे पास ऐसा जो है वो क्रोमोसोम होता है जिसका ओपन कन्फिग्रेशन नहीं होता और उसके जीन भी विजिबल नहीं होते। यूँ समझो कि वो क्या होता है, इनएक्टिव होता है। तो ये था हमारे पास क्या चीज़, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। इसको किया तो आप लोगों के 2 चैप्टर के टॉपिक कवर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम डायग्राम देखते हैं, वो है जी हमारे पास न्यूरॉन की। न्यूरॉन को देखो तो ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है हमारे पास किस चीज़ का, सीएनएस का। और ये टॉपिक हमारे पास कहाँ से लिया गया है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से लिया गया है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जो है वो 58+ एमसीक्यूज आए थे लास्ट ईयर में, ऑल प्रोविंसेस की बात करें तो। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो न्यूरॉन है इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो न्यूरॉन जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें 2 तरह के थ्रेड आपको दिखेंगे। एक हमारे पास डेंड्राइट है जो कि छोटे छोटे फाइन थ्रेड की शक्ल में मिलेगा आप लोगों को। दूसरा एक लंबा सा धागा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर डेंड्राइट को देखो तो डेंड्राइट के बाद आप लोगों को यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी, या सिंपली इसको हम क्या कहते हैं, सोमा कहते हैं। अब जिस तरह से हमारे एक नॉर्मल सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसका जो है वो साइटोप्लाज्म होता है, अदर ऑर्गेनेलीज होती हैं, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो है वो जो राइबोसोम होते हैं ना, राइबोसोम का नाम यहाँ पर चेंज मिलेगा। वो क्या है हमारे पास, नीजल ग्रैन्यूल। ठीक है, नीजल ग्रैन्यूल आपको मिलते हैं। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको सेंट्रियोल नहीं मिलेगा। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास। अच्छा नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ
तो हमारे पास ये जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन हमारे पास क्या होता है, एक लंबा सा थ्रेड होता है। अब अगर बात करें कि एक्सॉन है, एक्सॉन की तो भी सेल मेम्ब्रेन होती होगी ना, तो यस होती है। तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं एक्सोलेमा, और उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है एक्सॉन के अंदर का, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोप्लाज्म हम यहाँ पर कहते हैं। अब मज़ीद मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो एक्सॉन होते हैं ना, एक्सॉन के ऊपर ना आप लोगों को ये येलो कलर के सेल दिख रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, शवान सेल कहते हैं। बेसिकली ये किस तरह के सेल होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल होते हैं। न्यूरोग्लियल सेल कैसे सेल होते हैं कि ऐसे सेल होते हैं जो न्यूरॉन को नरिशमेंट देते हैं और इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। शवान सेल के अलावा यहाँ पर आप लोगों को नीचे जो है वो एक शीट मिलेगी, लिपिड की शीट मिलेगी, जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, माइलिन शीट। ये जो आप लोग ग्रीन कलर की देख रहे हो उसको हम कहते हैं माइलिन शीट। अब इसको बनाता कौन है, इसको बेसिकली शवान सेल बना रहे होते हैं। इसका काम क्या होता है कि ये इंसुलेशन जो है वो प्रोवाइड करती है कि जो मैसेज यहाँ से ट्रैवल कर रहा है वो यहाँ से इधर उधर ना हो, बल्कि ये सेफली यहाँ से मूव करे और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए। ठीक है, तो माइलिन शीट का ये काम होता है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास क्या होता है, शवान सेल होते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस नहीं होते, यहाँ पर छोटे छोटे गैप बन रहे होते हैं। फिर ये जो गैप होते हैं ना, इनको हम यहाँ पर ये देखिए ये गैप बन रहे हैं, यहाँ पर भी गैप है, तो इन गैप को हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवीर कहते हैं, और जो कि यहाँ पर क्या करवाते हैं, साल्टेटरी कंडक्शन। अब साल्टेटरी कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि ये जो इम्पल्स कैरी करके आ रहे होते हैं एक्सॉन के ऊपर, जो मैसेज आ रहा होता है, तो वो यूँ इस तरह से जो है वो कंटिन्यूसली एक तो जा रहा होता है, ठीक है ना, कंटिन्यूसली भी जाता है, लेकिन दूसरा हमारे पास नोड ऑफ रेनवीर क्या करते हैं कि यूँ इस तरह से ये यहाँ से क्या करते हैं, जंप करवा करवा कर हमारे पास इम्पल्स को लेकर जाते हैं, ताकि टाइम को सेव किया जा सके और इम्पल्स जो है वो जल्दी से पहुँच जाए। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखो तो एक्सॉन के एंड पर आप लोगों को क्या दिखता है जी, टर्मिनल एंड्स दिखते हैं, जिसके ऊपर आप लोगों को यूँ इस तरह से नॉब लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक नॉब, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं बताऊँ तो जो न्यूरॉन होते हैं ना, इसको हम डिफरेंट टाइप्स के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेस ऑफ फंक्शन। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास ये वाला जो आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपोलर, जिसमें आप लोगों को जो है वो मल्टीपल थ्रेड्स दिखते हैं। आप लोगों को डेंड्राइट भी दिखता है और आप लोगों को प्रॉपर एक्सॉन दिखता है, तो उसको मल्टीपोलर कहते हैं। हमने जो न्यूरॉन पढ़ा है वो भी हमारे पास कौन सा न्यूरॉन होता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है। अच्छा, फिर होता है हमारे पास बाइपोलर। बाइपोलर में हमारे पास क्या होता है, जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी से दो थ्रेड निकलते हैं, ये यहाँ पे आप लोग देख भी रहे हो, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बाइपोलर। और फिर होता है जी सूडो बाइपोलर। हमारे पास क्या होता है कि सेल बॉडी से वैसे तो एक ही थ्रेड निकलता है, लेकिन बाद में वो ब्रांचेस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, सूडो पोलर कहते हैं। अब ये जो न्यूरॉन होते हैं ये कहाँ पर होते हैं, क्या क्या इसका काम होता है, ये डिटेल से मैंने पढ़ाया है अपने वन शॉट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के अंदर। और इसके अलावा जो हमारे पास क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेस ऑफ फंक्शन में, जैसे कि सेंसरी है, इंटर है और मोटर न्यूरॉन, ये भी मैंने वहाँ पर जो है वो डिटेल से पढ़ाया है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर सुन सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो डायग्राम है दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बोन। ठीक है, ये आप लोगों ने मस्ट करनी है। अब सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ बोन में बात करें तो हम अपनी बोन को जो है वो दो पार्ट के अंदर मेनली डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास एपिफाइसिस, जो ब्रॉडर पोर्शन होता है, और दरमियान वाला जो पोर्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, डायाफाइसिस। ये भी हमारे पास एपिफाइसिस है, और यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखता है, डायाफाइसिस दिखता है। अब सबसे बाहर आप लोगों को जो है वो बोन के बाहर आप लोगों को क्या दिखती है, एक लेयर दिखती है, जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पेरिओस्टियम कहते हैं। पेरिओस्टियम के बाद आप लोगों को ना एक कंपैक्ट लेयर दिखती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपैक्ट बोन कहते हैं। कंपैक्ट बोन के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक और लेयर दिखती है, जिसको मैंने यूं इस तरह से करके ड्रॉ किया हुआ। बेसिकली ये हमारे पास एक ऐसी लेयर होती है जो स्पॉन्जी बोन होती है, ठीक है। इसमें जो है वो थोड़ा थोड़ा गैप होता है, दैट्स वाई ये स्पॉन्ज की तरह से दिख रही होती है। अब क्या होता है कि यहाँ पर फिर हमारे पास जो बोन होती है उसमें आप लोगों को एक जो है वो ये जो आप लोग ब्लू कलर की एक लाइन देख रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। अब ये जो बोन मैरो होता है ना, ये दो तरह का होता है। अब हमारे पास जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेड बोन मैरो कहते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर जो है वो दिख रहा होगा, इसको हम क्या कहते हैं, रेड बोन मैरो कहते हैं। अब ये जो रेड बोन मैरो है ना, ये आप लोगों को हमारी पूरी बॉडी में नहीं दिखता, कुछ ऐसी हमारे
पास बोन्स होती हैं, स्पेशल बोन्स होती हैं जिसमें आपको दिखता है, जैसे कि रिब्स हैं और वर्टिब्रे हैं। इसी तरह से जो हमारी स्टर्नम होती है और हमारा जो पेल्विस होता है, यहाँ पर आप लोगों को ये जो रेड बोन मैरो है ये दिखेगा। फिर आप लोगों को यहाँ पर देखो तो ये कौन सा बोन मैरो है, ये येलो बोन मैरो है जो बेसिकली शाफ्ट में आपको यहाँ पर दिख रहा है। बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ये फैट से बना हुआ होता है, क्योंकि फैट से बना हुआ फिर क्या होता है कि इसका काम यहाँ पर क्या है कि ये जब हमें चोट लगती है, सवियर इंजरी हो जाती है हमें, तो हमारा ब्लड जो है वो लॉस हो जाता है। फिर हमारे पास ये जो येलो बोन मैरो होता है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है फिर किस चीज़ में, रेड बोन मैरो के अंदर। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। इसके अलावा हमारी जो बोन होती है ना, इसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पर आप लोग देख रहे हो जो येलो कलर में मैंने ड्रॉ किया है एक लेयर, इसको हम कहते हैं आर्टिकुलेट कार्टिलेज। आर्टिकुलेट कार्टिलेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो दो बोन्स होती हैं ना, इस आर्टिकुलेट कार्टिलेज की वजह से यहाँ पर एक दूसरे से अटैच नहीं होती, ठीक है ना, यहाँ पर एक दूसरे के साथ रगड़ ज़्यादा नहीं खाते जिससे हमें पेन नहीं होता। अगर यहाँ पर आर्टिकुलेट कार्टिलेज हट जाए तो हम चलने फिरने के काबिल भी ना रह सकें। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये तो हमने बाहर से जो है वो बोन का स्ट्रक्चर देखा। अगर मैं आप लोगों को जो है वो इंटरनली लेकर जाऊँ इस बोन के अंदर, तो तब वहाँ पर इसका स्ट्रक्चर किस तरह से देखता है। अब सपोज करो ये हमारे पास बोन थी, बोन को हमने क्या किया, दरमियान से काटा, तो इसके अंदर आप लोगों को क्या दिखता है जी, यूं इस तरह के स्ट्रक्चर दिखते हैं, जलेबी की तरह के स्ट्रक्चर दिखते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ओस्टियोन। अब ये दिख तो जलेबी की तरह से आप लोगों को गोल गोल रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर मज़ीद स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब वो क्या होते हैं कि इसके अंदर आपको लैमिला दिखता है, लैक्यूना दिखता है और हवर्जियन सिस्टम आप लोगों को दिखता है। ये तीन चीज़ें समझ ली इस ओस्टियोन के अंदर, तो आप लोगों ने बोन समझ लिया, क्योंकि ओस्टियोन ही हमारे पास क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है हमारे पास हमारी बोन का। यहाँ पर देखिए कि सबसे बाहर आप लोगों को एक लेयर दिखती है, ये जो व्हाइट कलर में लेयर बनाई है ना मैंने, ये लेयर हमारे पास पेरिओस्टियम की लेयर होती है। इसके बाद जो ब्लू कलर में आप लोगों को सेल्स दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। बेसिकली ये बोन मदर सेल होते हैं। बाद में आप लोगों को यहाँ पर ये जो डॉटेड शेप में आप लोगों को लाइन्स दिखाई दे रही हैं, तो ये हमारे पास क्या है जी, लेमिला है, जिसको हम क्या कहते हैं, आउटर लेमिला कहते हैं। अब आउटर लेमिला के बाद आप लोगों को ये जलेबी की तरह के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हवर्जियन सिस्टम कहते हैं। इस हवर्जियन सिस्टम के अंदर मजीद आपको चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये जो डॉटेड शेप दिख रही है, ठीक है, इस तरह से ये जो आप लोगों को इस तरह से क्या दिख रही है, डॉटेड शेप दिख रही है, इसको यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इनर लेमिला बोला जाता है। ठीक है, ये जो येलो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं वी कॉल्ड इट इनर लेमिला। अब इनर लेमिला के अंदर आप लोगों को छोटे छोटे क्या दिखेंगे, चैम्बर्स दिखते हैं। ठीक है ना, यूं इस तरह से चैम्बर्स आप लोगों को दिखते हैं। इन चैम्बर्स को हम क्या कहते हैं, लैक्यूना कहते हैं। अब इस लैक्यूना में हमारे पास ये सिर्फ खाली चैम्बर नहीं होते, यहाँ पर स्पेशल सेल्स पड़े होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ओस्टियोसाइट कहते हैं, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, बोन के स्पेशल सेल्स होते हैं। अब ये जो हमारे पास क्या होता है, लैक्यूना होता है, एक लैक्यूना दूसरे लैक्यूना से यहाँ पर अटैच होता है। ये जो आप लोग ब्लू कलर में लाइन देख रहे हो ये वाली, ठीक है ना, तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं थ्रू दी कैनालिकुलाई। ठीक है ना, और ये जो दरमियान में आप लोगों को रेड कलर में एक सर्कल दिखाई दे रहा है, बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, हैवर्जियन कैनाल कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई हमारे पास के जो हैवर्जियन सिस्टम होता है, इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या दिखता है, आप लोगों को लेमिला दिखता है, ठीक है ना, इसके अलावा आप लोगों को लैक्यूना दिखता है और कैनालिकुलाई है और हैवर्जियन कैनाल है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे पास क्या बना रही होती हैं, हैवर्जियन सिस्टम यहाँ पर बना रही होती हैं। तो ये है हमारे पास एक बोन का स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो हमारे पास हैवर्जियन सिस्टम में जो इसका लैमिला होता है, ठीक है ना, इसके लैमिले में आपको क्या दिखते हैं, मैट्रिक्स दिखते हैं, जिसके अंदर कोलेजन और कैल्शियम फॉस्फेट होती है। अब कोलेजन और कैल्शियम फॉस्फेट बोन को क्या करवाती है, डेंस करवाती हैं, तो ये यहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ये ओस्टियोब्लास्ट है, और ये आप लोग यहाँ पर देखते हो क्या है, ये बोन मैरो है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया कि हमारे पास एक बोन का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। मज़ीद अगर आप लोगों ने यहाँ पर डिटेल देखनी है तो मेरे वन शॉट स्पोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर में आप लोग जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जो कि बेसिकली सर्कुलेशन चैप्टर से लिया गया है।
स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसके डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका जो है वो फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हार्ट का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर देखेंगे कि जो ब्लड है, ठीक है, वो किस तरह से आता है और कैसे लीव करता है हमारे हार्ट को। तो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसको हमने अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर के अंदर डिवाइड किया है। तो अपर चैम्बर में हमारे पास 2 चैम्बर होते हैं, जैसे कि हमारे पास राइट एट्रियम है और हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, एट्रिया कहते हैं। फिर हमारे पास नीचे वाले जो 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना, एक को हम क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होते हैं, और ये जो चैम्बर होते हैं ना, ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बाय द इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, यहाँ पर ये सेपरेशन वॉल होती है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि अगर यहाँ पर देखो तो ये जो आप लोग पर्पल कलर की आप लोग एक जो है वो वेजल देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, जो कि किसकी तरफ गई होती है, टू लंग्स की तरफ गई होती है। दूसरा आप लोगों को यहाँ पर क्या दिख रही है, पल्मोनरी वेन्स दिख रही है। ये जो आप लोग किस कलर में देख रहे हो, येलो कलर में देख रहे हो, ये पल्मोनरी वेन्स होती है। ये जो है ये लंग्स से कहाँ पर आ रही होती है, हमारे हार्ट की तरफ आ रही होती है। ठीक है, और ये जो आप लोग रेड कलर में देख रहे हो, बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, एओर्टा होता है। अब ये तो हमने क्या पढ़ लिया, इसके चैम्बर पढ़ लिए। हमने ये भी तो पढ़ा था कि हमारे हार्ट के अंदर 4 वैल्व्स होते हैं, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों को पहला वैल्व यहाँ पर मिलता है, ठीक है ना, ये राइट साइड में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड कहते हैं। ट्राइकस्पिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को 3 फ्लैप्स मिलेंगे। फिर हमारे पास जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पर भी आप लोगों को एक वैल्व दिखता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड वैल्व कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम हमारे पास होता है जी मिट्रल वैल्व होता है। ठीक है ना, ये तो हमारे पास होगा जी 2 वैल्व मजीद यहाँ पर होते हैं, जो कि आप लोगों को आर्टरी की बेस पर और आप लोगों को पल्मोनरी वेन की बेस पर जो है वो देखते हैं, और इनका एक ही हमारे पास नाम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेमी ल्यूनर वैल्व। क्या हम इसको बोलते हैं, यहाँ पर ये जो आप लोग देख रहे हो, इसको क्या कहते हैं, सेमी ल्यूनर वैल्व, इसको यहाँ पर बोला जाता है। तो ये हमारे पास हो गया जी स्ट्रक्चर। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम होते हैं ना, ये एक चैम्बर नहीं होता, ये भी 2 चैम्बर होते हैं, दरमियान में सेपरेशन लाइन होती है, जिसको हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। इसी तरह से लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल भी आपस में अटैच नहीं होते, इनमें भी हमारे पास एक सेपरेशन वॉल होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया आप लोगों को। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो ब्लड है वो कहाँ कहाँ से पहले हार्ट में आता है और फिर कैसे जो है वो लीव करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर एक आप लोगों को पाथवे दिख रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना कैवा कहते हैं। अब सुपीरियर वेना कैवा से हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है, हमारी जो क्या होती है, 4 लिम्ब होती है, हमारा हेड वगैरह, यहाँ से ब्लड आता है। अब यहाँ से ब्लड आता है तो कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यहाँ पर। ठीक है, और फिर यहाँ पर नीचे से भी एक क्या होता है, एक पाथवे होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंफीरियर वेना कैवा, जो हमारा बॉडी का लोअर पोर्शन होता है, जैसे टांगे हो गई, हमारा एब्डोमेन वगैरह हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये ब्लड कैरी करके आता है और यहाँ पर डाल दिया जाता है, कहाँ पर, हमारे राइट एट्रियम में डाल दिया जाता है। और एक बात कि यहाँ पर हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी भी आई होती है, और पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पर क्या करती है, ये कैरी करके जाती है हमारे किसकी तरफ, हमारे लंग्स की तरफ, ताकि जो लंग्स हैं इसके साथ फिर क्या मिक्स कर दें, ऑक्सीजन मिक्स कर दें। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर आप लोग देखो तो हमारे पास क्या है, जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड पर क्या आती है, लेफ्ट साइड पर हमारे पास आई होती है जी क्या चीज़, हमारे पास जो है वो पल्मोनरी वेन आई होती है, और पल्मोनरी वेन क्या कर रही होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से ला रही होती है। ठीक है, तो एक तरफ हमारे पास क्या होता है कि जो एट्रियम है, एट्रियम का जो हमारे पास राइट एट्रियम है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट एट्रियम में हमारे पास क्या होता है जी, जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दरमियान में सेपरेशन होती है, दोनों मिक्स नहीं होते, और दोनों एट अ टाइम ही एट्रियम के अंदर आएंगे, दोनों एट्रियम के अंदर आएंगे। अब फिर हमारे पास क्या होता है कि जैसे ये एट्रियम फिल हो जाते हैं तो हमने इनको क्या करना होता है, इनको वेंट्रिकल्स की तरफ लेकर जाना होता है।
अब ये वेंट्रिकल्स में ब्लड जो है वो खुद से नहीं आता। जैसे ही हमारे पास ये जो राइट और लेफ्ट एट्रियम होते हैं ना, ये फिल हो जाते हैं ब्लड से, तो यहाँ पर प्रेशर पड़ता है और प्रेशर के पड़ने से यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व होते हैं ना, ये यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। जैसे इन पर प्रेशर लगता है, ओपन होते हैं, तो ओपन होने के बाद जो ब्लड यहाँ पर एट्रियम में होता है तो ये कहाँ पर आ जाता है, वेंट्रिकल में आ जाता है। अब जैसे ही हमारे पास क्या है कि ब्लड वेंट्रिकल में आता है तो ये जो दोनों वाल्व होते हैं ना, ये बंद हो जाते हैं और इनके बंद होने से यहाँ पर हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लब का साउंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जो सुन रहे होते हैं ना, लब की आवाज़, जो बेसिकली हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने से होती है। अब क्या होता है कि फिर हमारे पास जैसे ही वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो वेंट्रिकल से इसको बाहर जाना है, ठीक है ना, बॉडी में डिलीवर होना है। तो फिर क्या होता है कि जैसे ही ये हमारे पास वेंट्रिकल फिल होते हैं तो वेंट्रिकल अब कंट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल के कंट्रैक्शन से अब ब्लड बाहर जाएगा। अब देखिएगा कि जो हमारे पास क्या होता है कि जो राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पर हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी की यहाँ पर ओपनिंग होती है और उसमें हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, वाल्व होता है, पल्मोनरी आर्टरी का यहाँ पर आप लोग वाल्व देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जो राइट वेंट्रिकल होता है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो जाता है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, कहाँ पर, लंग्स की तरफ, ताकि लंग्स इसके साथ क्या जो है वो मिक्स कर दे ऑक्सीजन को। फिर हमारे पास यहाँ पर अगर देखो तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ये आप लोगों को किसकी ओपनिंग दिखाई दे रही है, एओर्टा की दिखाई दे रही है। एओर्टा में भी हमारे पास सेमील्यूनर वाल्व होते हैं, तो एओर्टा भी हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही अब हमारे पास ये, अच्छा पहले तो ये समझ लो कि ये जो एओर्टा होता है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कहाँ पर लेके जाता है, हमारी बॉडी की तरफ लेकर जाता है। अब होता क्या है कि जैसे ही ये वेंट्रिकल जो है वो फिल होते हैं और कंट्रैक्ट होते हैं, तो उनकी कंट्रैक्शन से सेमील्यूनर वाल्व जो है वो ओपन होते हैं। ओपन होने के बाद ये क्या करेंगे कि यहाँ से ब्लड को, जो ब्लड हार्ट में आया था, इसको निकाल देंगे और उसके बाद फिर बंद हो जाएंगे। अब जैसे ही बंद होंगे तो यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगा डब का। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि लब और डब की साउंड बेसिकली हमारे पास ये जो हमारे वाल्व्स होते हैं ना, इनके जो है वो क्लोज होने से हो रही होती है। तो ये था हमारे पास एक हार्ट का स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने आपको समझाया कि किस तरह से ब्लड आता है और कैसे जाता है यहाँ से। ओके जी, अब नेक्स्ट हमारे पास है जी स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, जो कि बेसिकली हमारे पास होम्योस्टैसिस के चैप्टर से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यूज आएंगे। अब यहाँ पर हम अपने नेफ्रॉन को देखें तो इसको हमने मेजरली दो पोर्शन के अंदर डिवाइड किया है। पहला हमारे पास होता है जी रीनल कॉर्पसल, दूसरा होता है जी रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल की बात करें तो इसमें मेनली फिर हमारे पास दो चीज़ें आती है, एक है हमारे पास ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है हमारे पास क्या चीज़, बोहमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस बेसिकली एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को दो तरह की जो है वो कैपिलरीज दिखती है। एक हम कहते हैं एफरेंट आर्टरियूल जो एंट्री कर रही होती है इस ग्लोमेरुलस में, और दूसरी होती है इफरेंट आर्टरियूल जो कि इसको लीव कर रही होती है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है कि ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती है एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर में पड़ी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बोहमन कैप्सूल इसको बोला जाता है। तो ये इसके हमारे पास दो पोर्शन होते हैं। फिर दूसरा पोर्शन हमारे पास होता है जी रीनल ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको पीसीटी दिखता है जो कि बिल्कुल हमारे पास रीनल कॉर्पसल के करीब होगा। पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, टू नियर। तो यहाँ पर आप लोगों को पीसीटी दिखता है। फिर आप लोगों को ये जो आप लोग यू शेप देख स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये इसका डिसेंडिंग पोर्शन है और ये इसका असेंडिंग लिम्ब है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, डीसीटी यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं, क्योंकि ये रीनल कॉर्पसल से दूर है तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डिस्टल। फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट पे आता है जी कलेक्टिंग डक्ट। अब ये तो हमने पढ़ लिया जी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर इसका फंक्शन भी हम लगे हाथों थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ये जो नेफ्रॉन होते हैं ना, इस नेफ्रॉन का मेन फंक्शन क्या होता है, यूरिन की फॉर्मेशन करवाना। इसके अलावा और भी इसके यहाँ पर रोल होते हैं, उसमें रेगुलेटरी रोल भी यहाँ पर होता है। अब ये जो यूरिन फॉर्मेशन होती है ना, 3 स्टेप्स के अंदर हो रही होती है। पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा यहाँ पर हमारे पास होता है जी ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो वन बाय वन करके मैं आपको बताती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फिल्ट्रेशन हो रही होती है ना, वो कहाँ पर हो रही होती है, ग्लोमेरुलस के अंदर हो रही होती है। तो इसलिए हम इसको नाम क्या दे देते हैं जी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का नाम दे देते हैं। अब ये फिल्ट्रेशन किस तरह
तरह से हो रही होती है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से हो रही होती है कि पीछे से, यहाँ पर डायग्राम की तरफ देखो तो पीछे जो हमारे पास एफरेंट आर्टरियोल है इसका डायमीटर वाइड होता है और यहाँ पर एफरेंट का डायमीटर क्या होता है, नैरो होता है। पीछे से डायमीटर ज़्यादा है तो पीछे से हमारे पास ब्लड ज़्यादा आएगा, आगे से कम निकलेगा। यहाँ पर इनकी वजह से यहाँ पर ये जो कैपिलरीज बन रही होती है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बन रही होती है, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ता है तो इस ब्लड के अंदर जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर ये जो आप लोग वाइट कलर के आप लोग यहाँ पर जो स्पॉट देख रहे हो ना, बेसिकली ये स्पॉट नहीं है, इनको हम क्या कहते हैं, पोडोसाइट कहते हैं। क्या होते हैं जी, पोडोसाइट होते हैं। पोडोसाइट क्या करवाते हैं, ये यहाँ पर फिल्ट्रेशन में हेल्प करवाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ, ये जो बाउमैन कैप्सूल होता है ना, इसकी यहाँ पर 2 लेयर्स होती हैं। ये जो बाहर वाली लेयर होती है इसको हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर वाल, और जहाँ ये जो अंदर वाली होती है जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज के करीब होती है इसको हम क्या कहते हैं, विसरल लेयर कहते हैं। तो जहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है ना, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होती है। अब जैसे ही हमारे पास फिल्ट्रेशन होती है तो इस फिल्ट्रेशन के रिजल्ट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिल्टर होकर हमारे पास कहाँ पर आ जाती हैं, हमारे पास बाउमैन कैप्सूल के अंदर आ जाती है, जैसे कि वाटर है, आयन है, सोडियम कैल्शियम है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, यूरिया, यूरिक एसिड और एंटीबॉडीज़। ये सारी यहाँ पर निकल कर कहाँ पर आ जाएंगी, बाउमैन कैप्सूल के अंदर आ जाएंगी। और अब हम इनको क्या कहेंगे, अब हम इनको फिल्ट्रेट का नाम बोलेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास होती है जी ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, जो कि पीसीटी, लूप ऑफ फैनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट वगैरह से होती है। अब पीसीटी की बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि जो भी चीज़ें फिल्ट्रेट में निकल कर आई थी, अब ऐसा नहीं है कि उसमें सारी की सारी चीज़ें जो थी वो वेस्ट थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बाहर निकल कर आ गई थी, उनको हमारी बॉडी को उनको ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ज़रूरत है तो हमें उनको बाहर नहीं जाने देना, तो हम क्या करेंगे, इस पीटीसी से क्या करवा लेंगे, रीअब्जॉर्ब करवा लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास सोडियम आ चुका था, यहाँ पर ग्लूकोज आ चुका था, अमाइनो एसिड भी आ चुका था, वाटर भी था, ये सारी ज़रूरत की चीज़ें थी, ये निकल कर आ रही थी, तो दोबारा हमने इनको क्या करना है, रीअब्जॉर्ब करवा लेना है थ्रू दी पीसीटी। फिर लूप ऑफ फैनले की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका असेंडिंग होता है ये परमेबल होता है किस चीज़ के लिए, सॉल्ट के लिए, ठीक है। और इसी तरह से डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है अंडर द हार्मोनल कंट्रोल। अगर अंडर द हार्मोनल कंट्रोल आप लोगों ने रीअब्जॉर्प्शन सीखनी है तो आप लोग मेरा वन शॉट जो है वो होम्योस्टेसिस के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर इसको डिटेल से सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर अपने चैप्टर रिप्रोडक्शन की तरफ, और रिप्रोडक्शन में 2 डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली हमारे पास है जी क्या चीज़, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरा हमारे पास होता है जी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप लोगों को 2 ऑर्गन्स दिखते हैं, जिसको एक को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरे को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपको क्या दिखता है, ये ओवरी दिखता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आप लोगों को फिर क्या दिखता है, जैसे कि यूट्रस हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब, ये जो आप लोग देख रहे हो राइट लेफ्ट में, ठीक है ना, फ्लोपियन ट्यूब आपको दिखती है, सर्विक्स दिखता है, और यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटिलिया आप लोगों को दिखते हैं। तो वन बाय वन करके हम इनको देखते हैं, प्राइमरी को और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को। तो प्राइमरी ऑर्गन में हमारे पास पहला ऑर्गन है जी ओवरी। ओवरी को अगर हम यहाँ पर डाइसेक्ट करें यूं इस तरह से, यूं इस तरह से लंबाई के रुख, ठीक है, तो करें तो हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर दिखता है। अब होता क्या है कि ये जो ओवरी होती है, ओवरी में आपको यहाँ पर क्या होता है कि स्टार्ट में फॉलिकल सेल्स मिलते हैं, ठीक है। स्टार्ट में फॉलिकल्स क्या मिलते हैं, सेल्स मिलते हैं बिफोर द प्यूबर्टी। फिर जैसे ही प्यूबर्टी की एज को यहाँ पर पहुँच जाती हैं फीमेल, तो फिर क्या होता है कि ये जो फॉलिकल होते हैं ना, इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। फिर क्या करता है कि जो फॉलिकल्स होते हैं ना, फॉलिकल फिर क्या करते हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसके अंदर एक एग रिसाइड करता है। फिर ये हमारे पास क्या होता है कि ये प्राइमरी फॉलिकल फिर मज़ीद अपने आप को डेवलप करेगा, यहाँ पर एग पड़ा होगा, यहाँ पर एक कैविटी भी बन जाएगी जिसको हम क्या कहते हैं, एंटरम कहते हैं, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या होगा कि ये मज़ीद डेवलप करेगा अपने आप को, और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्शरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एग जो है यहाँ पर मैच्योर हो चुका होता है। अब अगर यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन होगी
तो ये एग रिलीज़ नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो हमारे पास टर्शरी फॉलिकल से फिर क्या हो जाएगा, जो एग है वो क्या करके निकल जाएगा, इस सेल को रप्चर करके निकल जाएगा। अब हमारे पास जैसे ही यहाँ से ये एग जो है वो निकल जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। और यहाँ पर अब ये क्या बन गया कि पहले तो हमारे पास टर्शरी फॉलिकल था, लेकिन जैसे ही इससे एग निकल जाता है तो उसको हम अब यहाँ पर नाम क्या दे देते हैं, ग्राफियन फॉलिकल का नाम दे देते हैं। अब ग्राफियन फॉलिकल की शक्ल जो है वो एग के रिलीज होने के बाद जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, इसका कलर भी चेंज हो जाता है और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, इस कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। और अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एंड्रोजन सेल का काम करेगा, यहाँ से फिर ये क्या निकालेगा, हॉर्मोन्स वगैरह को रिलीज करवाएगा। फिर कॉर्पस ल्यूटियम मजीद चेंज होते होते यहाँ पर एक वाइट बॉडी के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पस एल्बिकस यहाँ पर बोला जाता है। तो ये हमारे पास क्या था जी, ओवरी का स्ट्रक्चर था। अब जैसे कि मैंने कहा कि ओवरी जो है ना, ओवरी के अंदर भी मजीद आप लोगों को दो पोर्शन दिखते हैं। एक पोर्शन जो है वो आपको दिखेगा क्या चीज़, कॉर्टेक्स, ठीक है। ये जो अभी हमने सारी की सारी गेम देखी इन सेल्स की, कॉर्टेक्स, ये सारा कुछ किस में हो रहा था, कॉर्टेक्स के अंदर हो रहा था, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा पोर्शन होता है जी मेड्यूला, ठीक है। क्या होता है जी, मेड्यूला, ये जो आप लोग दरमियान वाला पोर्शन देख रहे हो। अब इस मेड्यूला के अंदर आप लोगों को ब्लड वेसल दिखती हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्ट्रोमा होता है और यहाँ पर आप लोगों को स्मूथ इलास्टिक मसल भी दिखते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने यहाँ पर प्राइमरी ऑर्गन देखा। अब हम यहाँ पर सेकेंडरी ऑर्गन्स देख लेते हैं कि जिसमें हमारे पास क्या इंक्लूड होता है। जैसे कि हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब है, हमारे पास ये जो आप लोग देख रहे हो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यूट्रस आप लोग देख रहे हो, ठीक है ना। फिर सर्विक्स आता है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब यहाँ पर देखो तो हमारे पास बिल्कुल ओवरी के पास ही हमारे पास क्या होती है, फ्लोपियन ट्यूब स्टार्ट हो जाती है। इस फ्लोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपको दिख रहा है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह से, इसको हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं, ठीक है ना। अब इस फंडिबुलम में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फिम्ब्रे कहते हैं। फिम्ब्रे के अंदर आप लोगों को क्या दिखता है, ओस्टियोन दिखता है, क्योंकि ओस्टियोन नहीं, ओस्टियम। अब ये ओस्टियम जो है वो एक सुराख होता है। अब ये सुराख यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि ओवरी से एग ने रिलीज़ होना होता है। तो एग रिलीज़ करके फ्लोपियन ट्यूब में कैसे आएगा, तो इसी होल के थ्रू आता है, ठीक है। तो ये इनफंडिबुलम हो गया। इनफंडिबुलम के बाद यू टर्न शेप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्प्यूला कहते हैं। और ये वो साइट है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन अगर होती है, स्पर्म और एग की यहीं पर फर्टिलाइजेशन होती है। फिर इसके बाद होता है जी हमारे पास इस्थीमस, जो कि एक ओपनिंग होती है किसकी तरफ, यूट्रस की तरफ। समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा, फिर हमारे पास स्टार्ट होता है जी क्या, हमारा यूट्रस। यूट्रस के फिर आप लोगों को मज़ीद 3 पोर्शन दिखते हैं। पहला आप लोगों को ये जो स्वेलन पोर्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। फंडस के बाद आप लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या दिख रहा है, बॉडी दिख रहा है। फिर हमारे पास क्या होता है जी, सर्विक्स होता है। अब यहाँ पर देखो तो हमारे पास ये जो यूट्रस होता है, यूट्रस का मेन काम क्या होता है, जो प्रेगनेंसी जब कंसीव हो जाती है तो यहाँ पर 9 मंथ तक बच्चे को यहाँ पर क्या करना होता है, रिसाइड करना होता है। यहाँ पर उसकी खुराक का काम जो है वो बंदोबस्त करवाना, यहाँ पर सारा काम किसका होता है, यूट्रस का होता है। अब यूट्रस यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर आप लोगों को मज़ीद लेयर्स दिखती हैं। जो बाहर वाली सबसे बाहर की तरफ लेयर होगी उसको हम क्या कहेंगे, पेरीमेट्रियम कहते हैं। और ये बहुत ही थिन होती है और ये इसका काम क्या होता है कि इसने एब्डोमेन के साथ यहाँ पर इस यूट्रस को क्या करवाया होता है, अटैच करवाया होता है। पेरीमेट्रियम के बाद आता है जी मायोमेट्रियम, ठीक है ना। अब ये स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है और इसके बाद हमारे पास एक और लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्पेशल लेयर होती है, हाईली वस्कुलराइज होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास ये क्या करती है कि अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो बच्चे की यहाँ पर उसके ब्लड का ख्याल रखना, उसकी खुराक वगैरह का ख्याल रखना, यहाँ पर एंडोमेट्रियम का काम होता है। अगर तो यहाँ पर हमारे पास प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो ये फिर एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, शेड हो जाएगी और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्या चीज़, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मज़ीद इसको डिटेल से सुनना है तो आप लोग जाइए मेरे रिप्रोडक्शन वन शॉट में, वहाँ पर आप लोग जाकर सुन सकते हो। अब अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दो। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल की तरह से यहाँ पर भी आप लोगों को 2 सेक्स ऑर्गन दिखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर टेस्टिस है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आप लोगों को क्या दिखता है जी, आप लोगों को यहाँ पर जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया दिखता है और कुछ ग्लैंड्स वगैरह यहाँ पर दिखते हैं। अब जैसे कि टेस्टिस है, टेस्टिस को यहाँ पर देखें तो टेस्टिस के अंदर आप लोगों को फिर मजीद स्ट्रक्चर दिखता है।
ठीक है। जैसे कि सबसे बाहर आप लोगों को यूँ इस तरह से करके एक शीट मिलती है जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बोजिनिया कहते हैं। अब इस ट्यूनिका एल्बोजिनिया के अंदर कंपार्टमेंट बने होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल में आप लोगों को यहाँ पर जो है वो कुछ ट्यूब्स दिखती हैं जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्स कहते हैं। और एक टेस्टिकुलर लोब के अंदर आप लोगों को 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्स मिलती है। यहाँ पर मैंने एक ही बनवाई है, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्स होती है ये कनेक्टेड होते हैं यहाँ पर हमारे पास टिब्यूलाई रेक्टाई से। टिब्यूलाई रेक्टाई फिर कनेक्टेड होते हैं यहाँ पर आप लोग जो ब्लू कलर में देख रहे हो रीटे टेस्टिस से। रीटे टेस्टिस के बाद आप लोग यहाँ पर फिर मज़ीद एक छोटी सी यहाँ पर क्या देख रहे हो, जो है वो एक छोटा सा एक कनेक्शन देख रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, वाजा एफ्रेंशिया कहते हैं। फिर वाजा एफ्रेंशिया कनेक्टेड होती है एपिडिडाइमस से, ठीक है ना। और एपिडिडाइमस के फिर मजीद आपको 3 पार्ट दिखते हैं जैसे कि कैपुट है, कॉर्पस है और कॉर्ड है। फिर एपिडिडाइमस जो है वो कनेक्ट होती है किस चीज़ से, वास डेफरेंस से। तो ये था हमारे पास क्या चीज़, टेस्टीज का स्ट्रक्चर। अब टेस्टीज में हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि यहीं पर हमारे पास स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही होती है और हार्मोन भी यहीं से रिलीज़ हो रहा होता है। अब किस तरह से हमारे पास जो है ये स्पर्म बनते हैं और हार्मोन किस तरह से रिलीज़ होता है ये मैंने वन शॉट के अंदर बहुत ही डिटेल से पढ़ाया हुआ है, अगर नहीं आता तो वहाँ पर जाकर सुनिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंडरी ऑर्गन्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो मेल है उसमें थोड़ा बहुत एक्सक्रीटरी सिस्टम भी यहाँ पर इंक्लूड होता है क्योंकि मेल के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन है और स्पर्म फॉर्मेशन की जाने का रास्ता एक ही है। तो इसमें हम यहाँ पर थोड़ा बहुत इंक्लूड कर लेते हैं कि ये स्वेलन पोर्शन जो आप लोग देख रहे हो ये यूरिनरी ब्लैडर है। हम लोगों को ये जो दो जो है वो ट्यूब देख रही है बेसिकली ये यूरेटर की हैं और फिर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर यूरेथ्रा आता है। अब ये तो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है, इसमें आप लोगों को यहाँ पर देखो तो ये जो है आप लोगों को कुछ ग्लैंड्स दिखते हैं। उनमें पहला ग्लैंड हमारे पास है कि पेयर्ड सेमिनल वेजिकल होते हैं, ठीक है ना, राइट लेफ्ट आप लोगों को 2 दिखते हैं। फिर इसके बाद एक सिंगल ग्लैंड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। और फिर आप लोगों को दूसरा पेयर्ड ग्लैंड मिला है जिसको हम क्या कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड कहते हैं या फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं। और ये आप लोगों को जो दिख रहा है, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि पेयर्ड सेमिनल वेजिकल है या काउपर ग्लैंड है या फिर हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड है। इनकी सेक्रेशन जो है वो डिफरेंट टाइप की होती है। मेनली अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो सेमिनल वेजिकल की जो सेक्रेशन होती है वो अल्कलीन होती है। क्यों अल्कलीन होती है? क्योंकि स्पर्म के जाने का और यूरिन के जाने का रास्ता एक होता है। तो अगर पहले यूरिन पास हो गया तो रास्ता एसिडिक हो जाएगा, तो उस एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हमारे पास जो सेमिनल वेजिकल है वो अपनी अल्कलीन सॉल्यूशन को या यूँ कहें कि हम उसकी सेक्रेशन को यहाँ पर सेक्रेट करता है। बाकी काउपर ग्लैंड है और प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसकी सेक्रेशन किस तरह की होती है ये आप लोग मेरे वन शॉट में डिटेल से जाकर सुन सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी चैप्टर डाइजेशन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है जी क्या चीज़, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक में जैसे कि अगर हम यहाँ पर बताएं तो जो हमारा स्टमक है ना इसके डिफरेंट पोर्शन होते हैं। जैसे कि ये वाला आप लोगों को पोर्शन क्या दिख रहा है, फंडस दिख रहा है। फंडस में बेसिकली यहाँ पर गैस होता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको हम कहते हैं कार्डियक पोर्शन। फिर यहाँ पर आप लोगों को ये जो दिख रहा है इसको बॉडी कहते हैं। बॉडी के बाद ये आप लोगों को एंटरम, एंटरम के बाद आप लोगों को ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं, पाइलोरस कहते हैं। अब अगर यहाँ पर हम जो अपना स्टमक है उसको डाइसेक्ट करके देखें तो उसके अंदर फिर हमें मज़ीद कुछ लेयर्स दिखती हैं, ठीक है ना, लेयर्स दिखती हैं। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है इसको हम क्या कहते हैं, सीरोसा कहते हैं। सीरोसा बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है और ये पेरिटोनियम कैविटी जो होती है हमारी, यानी कि हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है इसके साथ हमारा जो स्टमक होता है उसको अटैच करवाती है। फिर हमारे पास ये जो ब्लू कलर में आप लोग देख रहे हो ये मस्कुलरिस एक्सटर्ना है। ये मसल से मिलके बनी होती है और उसमें 3 किस्म के मसल होते हैं। एक होता है सर्कुलर मसल, दूसरा होता है यूँ इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल मसल और तीसरे होते हैं ओब्लीक मसल, ठीक है। तो ये एक ही लेयर के अंदर ये तीनों मसल प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अंदर की तरफ आप लोगों को दिखता है ये सब म्यूकोजा जो कि कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है। इसमें भी आपको ब्लड वेसल दिखती हैं और यहाँ पर आपको क्या दिखता है जी, नर्व्स वगैरह दिखते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या होता है,
कि जो डाइजेशन है ना उसका कंट्रोल हमारे ब्रेन से हो रहा होता है, तो दैट्स वाई यहाँ पर नर्व्स आई होती हैं। फिर अंदर की तरफ आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर दिखती है, दैट वी कॉल द म्यूकोजा। और म्यूकोजा में आपको नर्व्स दिखती हैं, ग्लैंड्स आप लोगों को दिखते हैं और ब्लड वेसल भी आप लोगों को दिखते हैं, ठीक है ना। अब इस म्यूकोजा को देखो, तो इस म्यूकोजा में ना आप लोगों को क्या दिखते हैं, आप लोगों को दिखता है जी गैस्ट्रिक, यहाँ पर बहुत सारा मैंने लिखा हुआ है तो जिसकी वजह से ना ये अब लैग कर रहा है, ये वर्डिंग को सही से अब नहीं लिख रहा, तो अब मैं मज़ीद कुछ लिखूंगी तो ये मज़ीद गड़बड़ करेगा। तो फिलहाल समझिए कि ये जो है आप लोग क्या देख रहे हो, ये है जी गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में भी आप लोगों को जो है वो डिफरेंट टाइप के सेल्स दिखते हैं और इनका डिफरेंट काम होता है। जैसे कि सबसे बाहर हमारे पास जो सेल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एपिथेलियल सेल। फूड सबसे पहले यहीं पर आकर क्या करती है, टच करती है। फिर इसके बाद होते हैं हमारे पास म्यूकस, या जिसको हम क्या कहते हैं, गोबलेट सेल। ये जो ग्रीन कलर के सेल देख रहे हो, इनका काम क्या होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं किस चीज़ को, म्यूसिन को प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमारे पास आप लोग यहाँ पर देखो जो रेड कलर के सेल है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल, जो कि HCl को रिलीज करवाते हैं और हमारा जो पीएच होता है, ठीक है ना, उसको भी यहाँ पर क्या करवाते हैं, मेंटेन करवाते हैं, किल करवाते हैं जर्म्स को, अगर फूड के अंदर कोई जर्म आ गया। और फिर ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं किस चीज़ को, पेप्सिनोजिन को। फिर हमारे पास ये जो येलो कलर के सेल है इसको हम क्या कहते हैं, चीफ सेल या फिर जाइमोजन सेल। ये क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं इंजाइम जैसे कि पेप्सिनोजिन। फिर ये जो आप लोग ब्लू कलर के सेल देख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं, जी सेल कहते हैं। बेसिकली ये एंडोक्राइन सेल होते हैं और ये गैस्ट्रिन हार्मोन को क्या करवाते हैं, रिलीज करवाते हैं। तो ये हमारे पास था क्या चीज़, हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। तो ये थी कुछ डायग्राम्स आज के वन शॉट के अकॉर्डिंग। होप कि आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया होगा और आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सी डायग्राम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनसे हमारे पास डायरेक्ट और कंसेप्ट बेस्ड MCQs पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तो मुझे यहाँ पर दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।